बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा टफ चैप्टर, जो टफ समझा जाता है पर है तो बहुत आसान, पर स्टूडेंट समझते हैं कि ये फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में बहुत टफ चैप्टर है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में जो दो पोर्शंस हैं, एक फोटोसिंथेसिस, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इन डिटेल्स में तो सेलुलर रेस्पिरेशन है, पर हम थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस को भी कवर करेंगे, मेन चीज़ें जैसे आपको समझ में आ जाए बात। उसके बाद हम सेलुलर रेस्पिरेशन जितना हो सका उतना करेंगे हम। बाकी रेगुलर क्लासेस में तो इंशाल्लाह ये चैप्टर मैं पूरा पढ़ाऊंगा, भले एंट्री में सेलुलर रेस्पिरेशन हो, फिर भी मैं ये पूरा चैप्टर आप लोगों को कवर करवाऊंगा। और इसके अलावा कुछ बातें कि अगर आपको कोई MCQs कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, टेक्स्ट में लाइन समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे, हमने आपको एडमिन का नंबर प्रोवाइड किया है, तो आप एडमिन का या असिस्टेंट का नंबर जो होगा उस पर आप मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में उसका रिप्लाई मिल जाएगा, किसी MCQs का या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको पूछना हो बायोलॉजी में। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोएनर्जेटिक्स, कुछ फोटोसिंथेसिस को कवर करके फिर चलेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन पे। ओके, तो बायोएनर्जेटिक्स है क्या? बायोएनर्जेटिक्स असल में ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। कैसे ट्रांसफर ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी? जैसे हम पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स में कि एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, उसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। एक प्रोसेस है किसका? फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज बनता है। किससे बनेगा? सनलाइट से। अब सनलाइट यानी लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट होगी किसमें? लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कौन सी है? ग्लूकोज। लाइट एनर्जी किसकी है? सनलाइट की। तो ये कन्वर्जन हो गया फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा आगे चलकर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी ATP। इसके अलावा आगे चलकर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? मैकेनिकल वर्क में। मैकेनिकल वर्क कैसे? मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क परफॉर्म करती हैं मसल्स। समझिए अब ओवरऑल बायोएनर्जेटिक की डेफिनेशन समझिए आप कि फोटोसिंथेसिस, सनलाइट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ATP में। यानी सनलाइट में जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल एनर्जी में, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो देखें यहां पर हम देखेंगे कि जो सनलाइट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, तो हम इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और ग्लूकोज ATP में कन्वर्ट होगा, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा? ये होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ATP बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनेगा। तो इसी तरीके से बायोएनर्जेटिक्स में दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट कौन सा होगा? फोटोसिंथेसिस। दूसरा पार्ट कौन सा होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? केमिकल एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? ATP में कन्वर्ट हो गया। तो बायोएनर्जेटिक्स क्या हो गई? डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म, एंड दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन लिविंग सिस्टम। जो ये फॉर्म है एनर्जी का, ये किस में यूज होगा? लिविंग सिस्टम में यूज होगा। तो इसे कहेंगे बायो एनर्जेटिक्स। मेन चीज क्या है? मेन चीज
एटीपी की फॉर्मेशन है। बायोएनर्जेटिक की जो मेन चीज़ है वो एटीपी की फॉर्मेशन है, क्योंकि एटीपी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में यूज़ होती है, जैसे हमारा बात करना, हाथों को हिलाना और देखना, सोचना, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इन सब में एटीपी यूज होती है। और एटीपी की फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, फाइनली आकर क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। अब बायोएनर्जेटिक्स में हम पढ़ेंगे पार्ट्स, फोटोसिंथेसिस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बायोएनर्जेटिक्स, अब बायोएनर्जेटिक्स में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे। एक पार्ट होगा फोटोसिंथेसिस और दूसरा पार्ट होगा रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट होंगे, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और रेस्पिरेशन में दो पार्ट होंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में तीन पार्ट होंगे, इसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक रिएक्शन भी होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एरोबिक रेस्पिरेशन में। और यहां पे एनएरोबिक में क्या होगा, एनएरोबिक में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो ओवरऑल जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें ये चीजें पढ़ेंगे हम। लाइट रिएक्शन में यहां पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये दोनों चीजें पढ़ेंगे इसमें लाइट रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन आप जानते हैं, इसको C3 साइकिल कहते हैं। तो ये चीजें पढ़नी है हमें बायोएनर्जेटिक्स में। फोटोसिंथेसिस पहले हम पढ़ेंगे पार्ट कौन सा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, synthesis of glucose in the presence of light, synthesis of biomolecule, organic molecule glucose in the presence of light is called photosynthesis। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें लाइट और डार्क रिएक्शन हम कहते हैं। तो इसमें देखें, ये लाइट रिएक्शन और यहां पे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में रिएक्टेंट वाटर में से रिलीज होगी ऑक्सीजन, तो बाकी बचेगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे बनाएगी NADH2 और बनाएगी ATP। यानी जो हाइड्रोजन मिलेगी वाटर से वो NADH2 बनाएगी और ATP बनाएगी। तो वाटर ब्रेक होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी और NADH2 और ATP प्रोड्यूस होगा। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी, उसके बाद ये NADH भी इसमें यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, ATP भी यूज होगी डार्क रिएक्शन में, और यहां पे प्रोड्यूस होगा G3P यानी ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरोल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये अगर 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये अगर 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे
तो बनेगा ग्लूकोज। ठीक है, अब हम यहां पे रिएक्शन बनाते हैं, फिर आप देखना कि ये किस तरीके से हो रहा है। देखिए, फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो लीफ से आएगी, एनवायरमेंट से आएगी, यानी ये आएगी लीफ से, एनवायरमेंट से, और 6 मॉलिक्यूल्स के और 12 मॉलिक्यूल्स किसके, वाटर के। तो ये आगे चलकर क्या होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, वाटर गेट ऑक्सीडाइज्ड, वाटर ऑक्सीडाइज होगा, यानी रिलीज ऑफ प्रोटॉन और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे कि वाटर में से क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, यानी ये रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मींस रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स। ये प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा तो ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनेगी, यहां पे, यहां से निकलकर यहां पे आएगी। यहां पे बाकी क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ये हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन जो है ये किसको रिड्यूस करेगी, हाइड्रोजन रिड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को। जो हाइड्रोजन बची ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, यानी रिडक्शन प्रोसेस होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करेगी, तो यहां पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन मींस कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन C6H12O6। ये देखिए कि ये बना हाइड्रोजन, यहां से वाटर से कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्लूकोज बन गया। अब रिडक्शन जो प्रोसेस हुआ उसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस हुआ उसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। तो यहां पर बाकी जो 6 वाटर मॉलिक्यूल होंगे, यहां पे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 6H2O। ठीक है, photosynthesis is oxidation and reduction process, oxidation and redox process। इसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी तो इसे कहेंगे एनाबोलिज्म, एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिज्म सिंथेटिक प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप होते हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। मेटाबॉलिज्म होगा ना, इसमें 2 प्रोसेस होंगे, एक होगा एनाबोलिज्म, दूसरा होगा कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म सिंथेटिक प्रोसेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं सेल के अंदर, और कैटाबोलिज्म में मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं सेल के अंदर। ये टर्म्स सेल के लिए यूज होते हैं। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन ये है कि ऑल सेल्यूलर प्रोसेस कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म आर ऑल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल, ऑल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन द सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होंगे उससे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। अब 2 प्रोसेस हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। ओके, सो यहां पर जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से इसे एनाबोलिज्म कहेंगे। कैटाबोलिज्म रेस्पिरेशन, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस होता है। ओके, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो गई और ओवरऑल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन और इस फिगर को हम देखेंगे। यहां पे जो वाटर ऑक्सीडाइज हुआ, कौन से रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होता है, लाइट रिएक्शन में। ये जो ऑक्सीजन बनती है वो कौन से रिएक्शन में, ये लाइट रिएक्शन में। ये एमसीक्यूज की पॉइंट्स हैं। देखिए ना, ये अगर आप रिएक्शन याद करेंगे और ये चीज याद कर लेंगे ना,
तो एमसीक्यूज आपसे इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो किस तरीके से देखें, यहां पे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो अगर एमसीक्यूज में आके वाटर इज ऑक्सीडाइज इन डैश रिएक्शन, तो कौन सा करेंगे, लाइट रिएक्शन में। बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड इन डैश रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अब इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में यूज होती है, डार्क रिएक्शन में यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी और G3P रिलीज हो जाएगा। ओके, तो ये ओवरऑल यानी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का। पहली पॉइंट फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस, दूसरी पॉइंट एनाबॉलिक प्रोसेस, और ये तीसरी पॉइंट होगी फिजियो केमिकल रिएक्शन, यानी फिजियोलॉजी परफॉर्म होती है और केमिकल ग्लूकोज बनता है, तो इसे और कहेंगे हम फिजियोकेमिकल रिएक्शन। ये हो गई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किन चीज़ों में होगी, फोटोसिंथेसिस होती है अल्गी में फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होगी, सम प्रोटोडिस्टा, कुछ प्रोटोडिस्टा में फोटोसिंथेसिस होगी, बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होगी। इसके अलावा किसी में भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। यही ऑर्गेनिज्म में, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होगी वो अल्गी में होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होगी, इन सब में से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किस में होती, इसमें अल्गी में होगी। ओके, अब यहां पर प्लांट्स में कौन से पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होगी, प्लांट्स में लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, यंग स्टेम में फोटोसिंथेसिस होगी, यंग फ्रूट में फोटोसिंथेसिस होगी, और पेटल्स में सेपल्स में फोटोसिंथेसिस होगी। सेपल्स जो फ्लावर में, ये फ्लावर के पेटल्स, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर लीव्स होते हैं, ये फ्लावर के लीव्स, तो ये है सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब इसके अलावा फोटोसिंथेसिस प्लांट के किसी भी पार्ट में नहीं होगी, फाइनल हो गया बस, कि इसमें ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब यहां पर फिर से हम देखेंगे लीफ में, कि लीफ में फोटोसिंथेसिस किस में होगी, लीफ में फोटोसिंथेसिस होगी मीजोफिल्स में, मीजोफिल सेल में, और गार्ड सेल्स में। मीजोफिल सेल के दो टाइप हैं, पैलिसिडा सेल्स एंड स्पंजी सेल्स, पैलिसिडा सेल्स एंड स्पंजी सेल्स, इनमें फोटोसिंथेसिस होगी मैक्सिमम पैलिसिडा में होती है। तो गार्ड सेल में भी फोटोसिंथेसिस, लीफ में इन पार्ट के अलावा फिर फोटोसिंथेसिस किसी में भी नहीं होगी। अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं लीफ की अभी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, पर यहां पे देखें ना कि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर, इनके अलावा कहीं पे भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब ये चीजें याद कर लें, एमसीक्यूज में इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा आप इजीली कर लेंगे। कंफ्यूजन्स जो है ना वो अब खत्म हो गई आप लोगों की। अब लीफ का पार्ट देखेंगे, लीफ के पार्ट में पहले मैं सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां पे एनाटॉमी ऑफ लीफ की स्ट्रक्चर देखेंगे, अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, उसके अलावा यहां पे ये गार्ड सेल, ये अपर एपिडर्मिस, यहां पे लोअर एपिडर्मिस,
ये गार्ड सेल, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। यहाँ पे ये क्या है, गार्ड सेल्स। ऊपर वाले हिस्से में, इस पार्ट में, यहाँ पर ये सेल्स हैं पैलिसिडा सेल, और नीचे ये सेल्स हैं स्पंजी सेल्स। ये पैलिसिडा और ये स्पंजी सेल्स। तो पैलिसिडा, स्पंजी, गार्ड सेल, ये स्ट्रक्चर, इनके बीच में जाइलम और फ्लोएम होगा। अपर एपिडर्मिस को अब बायसल एंड भी कहते हैं और लोअर एपिडर्मिस को ए डायसल एंड भी कहते हैं। तो इसी तरीके से ये लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, पर लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसकी कि यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे स्ट्रक्चर में एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट देखें, ये वाला पार्ट, ये पूरा एपिडर्मिस का पार्ट है। उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर होता है, और ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले, इन सेल्स को क्या नाम देंगे हम, पैलिसिडा सेल्स। ये पैलिसिडा सेल्स, पैलिसिडा कौन से, मीजोफिल, मैंने बताया था आप लोगों को। और ये वाले जो सेल्स हैं ये कौन से हैं, स्पंजी। अपर एपिडर्मिस में पैलिसिडा, लोअर एपिडर्मिस की तरफ स्पंजी सेल्स। ये लोअर एपिडर्मिस है। अब ये स्टोमा, ये स्टोमा किस में प्रेजेंट होता है, स्टोमा होगा गार्ड सेल में। ये गार्ड सेल है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर गार्ड सेल। यहां पर भी ये गार्ड सेल दो जब टर्जिड होंगे, यहां पे इसके अंदर जब वाटर इंटर होगा, वाटर इसके वैक्यूल के अंदर जाएगा। जैसे जैसे वैक्यूल के अंदर जाएगा तो पहले ये ऐसे बंद होंगे गार्ड सेल, जैसे दोनों तरफ से वाटर इंटर होता जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ओपन होते जाएंगे। तो ये बीच में क्या होगा, स्टोमा। यानी स्टोमा एक प्रॉपर ओपनिंग नहीं है कि स्टोमा के पोर्स की पोरोसाइट हों, उनकी कोई अलग सेल्स हों, अलग सेल्स होते ही नहीं उनके। ये तो ओपनिंग है गार्ड सेल की। गार्ड सेल ऐसे बंद होते हैं तो ओपनिंग स्टोमा है ही नहीं। अब अगर वो टर्जिडिटी की वजह से यहाँ पे अगर ये वाटर इंटर होगा तो ये मूव करता जाएगा, तो बीच में ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग को हम कहेंगे स्टोमा ओपनिंग। सही, तो ये स्टोमा ओपनिंग है। ये वाली जो ओपनिंग, इस ओपनिंग को हम नाम देंगे स्टोमा, और प्लूरल जो है इसका वो होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा प्लूरल होगा इसका। अब यहां पर ये जाइलम और फ्लोएम, ये वस्कुलर बंडल है, ये पूरे का पूरा वस्कुलर बंडल। ये वाला वस्कुलर बंडल में ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो जाइलम और नीचे वाला पार्ट जो है वो फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों वस्कुलर बंडल है। जाइलम का काम होता है वो सेल सेप को, यानी वाटर और मिनरल, सेल सेप किसे कहते हैं, वाटर एंड मिनरल्स इनसाइड ऑफ द प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल सेप। ये जाइलम सेल सेप को रूट से उठाकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या करेगा, लीफ से जो सिंथेसाइज्ड फूड है, सक्रोज, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा सक्रोज में, फिर सक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है यानी पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जाइलम और फ्लोएम, ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, ये स्ट्रक्चर है यानी लीफ की। ठीक है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये वेस्कुलर बंडल्स, ये स्पंजी सेल और ये पैलिसीडा सेल्स। मेरे ख्याल से लीफ की स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। अब लीफ में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, लीफ के अंदर मीजोफिल पैलिसीडा या स्पंजी, इन पैलिसीडा या स्पंजी के अंदर गार्ड सेल के भी अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है, लीफ के कौन से पार्ट में, पैलिसीडा में।
स्पंजी में और गार्ड सेल में। पैलिसिडा सेल्स, स्पंजी सेल्स और गार्ड सेल, इनमें प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो इसमें डबल मेम्ब्रेन है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होगी। ये देखें, ये भी मेम्ब्रेन और ये वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये जो व्हाइट वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम नाम देंगे स्ट्रोमा। अंदर वाला पूरा पार्ट, इस पूरे अंदर वाले पार्ट को हम नाम क्या देंगे, इस पार्ट को हम नाम देंगे स्ट्रोमा। तो यहां पे स्ट्रोमा, ये वाला रीजन स्ट्रोमा है, पूरी का पूरा अंदर वाला पार्ट, यानी मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब यहां पे ये देखें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। स्ट्रोमा में अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले सेक लाइक स्ट्रक्चर। इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को नाम देंगे थैलेक्वाइड्स, इसको हम नाम देंगे थैलेक्वाइड्स। और बंडल ऑफ थैलेक्वाइड्स, स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड्स, एटलीस्ट 50 थैलेक्वाइड्स। कितने होंगे? 50 थैलेक्वाइड्स। स्टॉक ऑफ एटलीस्ट 50 थैलेक्वाइड्स is called ग्रेनम, इसे नाम देंगे ग्रेनम। ग्रेना प्लूरल, ग्रेनम सिंगुलर। ये एक ग्रेनम, ये दूसरा ग्रेनम, क्योंकि स्टॉक है। अब ग्रेनम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस कनेक्शन को हम नाम देते हैं इंटरलेम्युलर मेम्ब्रेन। इंटरलेम्युलर मेम्ब्रेन किस तरीके से इंटरलेम्युलर मेम्ब्रेन? फॉर एग्जांपल यहां पे ये थैलेक्वाइड, 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 इस तरीके से थैलेक्वाइड होंगे, और बीच में यहां पर ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इंटरलेम्युलर मेम्ब्रेन। फिर से यहां पर ये थैलेक्वाइड्स। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर ऐसे कहेंगे इंटरलेम्युलर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन फ्रेड नामी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, तो इस वजह से कहते हैं फ्रेट चैनल, इसे फ्रेट चैनल नाम देंगे। इंटरलेम्युलर मेम्ब्रेन और फ्रेट चैनल। अब थैलेक्वाइड में ये तो स्ट्रक्चर अलग, थैलेक्वाइड की हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रेजेंट है, ये होगा डीएनए। ये स्ट्रक्चर कौन सी है? डीएनए की, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये वाला पार्ट, इसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहेंगे। जो स्ट्रोमा पार्ट होगा, स्ट्रोमा पार्ट में C3 साइकिल होती है। C3 साइकिल यानी डार्क रिएक्शन, जो अभी पढ़ा हमने। उसके अलावा थैलेक्वाइड के अंदर, इसके अंदर थैलेक्वाइड के अंदर क्या होगा? थैलेक्वाइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। इसमें लाइट रिएक्शन, ये एमसीक्यूज आता है। लाइट रिएक्शन कहां पे होगा? थैलेक्वाइड में। डार्क रिएक्शन कहां पे होगा? स्ट्रोमा में। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम फाउंड इन नेचर, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम फाउंड इन नेचर इज ऑलवेज फाउंड इनसाइड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में प्रेजेंट होगा। रबस्को इज सेड टू बी अ मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, वो कहां पे प्रेजेंट होगा? स्ट्रोमा में। केल्विन साइकिल कहां पे होगी? स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन कहां पे होगा? थैलेक्वाइड में। इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखें, डॉट डॉट्स नजर आ रही है आप लोगों को, ये रेड कलर की डॉट्स नजर आ रही है ना, ये वाली, ये वाली, ये रेड कलर की जो डॉट्स हैं, ये क्या है? राइबोसोम्स। ये वाले राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम कौन से होंगे? 70 सोएडबर्ग, 70S, 70 सोएडबर्ग। सोएडबर्ग यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है किसका? यानी इसकी राइबोसोम की मेजरमेंट का। 17S राइबोसोम और किस में प्रेजेंट होते हैं? यह भी एक एमसीक्यू आता है
कि भाई 70S राइबोसोम इज फाउंड इन 70S ribosome found in chloroplast, 70S ribosome also found in mitochondria, 70S ribosome also present in eukaryotes. ये किसमें प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का क्लोरोप्लास्ट, इसमें 70S होगा, यूकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट्स का, और प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरिया वगैरह में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम होगा ये यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, या तो ER के साथ कनेक्टेड होगा या फ्री होता है, फ्री इन साइटोप्लाज्म, फ्री इन साइटोप्लाज्म। क्लियर? ओके। अब यहां पे इसके अलावा इसमें ब्लास्टोग्लोब्यूल्स होते हैं। ब्लास्टोग्लोब्यूल्स क्या हैं? ब्लास्टोग्लोब्यूल्स फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स। बहुत सारे फैट स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? स्ट्रोमा के अंदर, यानी फैट भी स्टोर होगा, स्टार्च भी स्टोर होगा, राइबोसोम प्रोटीन भी बनाएगा। तो ये डीएनए भी इसके पास अपना है, आरएनए भी बनाएगा, राइबोसोम भी है। डीएनए, राइबोसोम, आरएनए, इसकी वजह से हम ऐसे कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। फ्रीक्वेंटली वो 6 क्लास की साइंस से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक इसकी एक कॉमन चीज चलती आ रही है। वो कौन सी है? वो यही एमसीक्यूज आता है बार बार रिपीट होके, सिंपल एमसीक्यूज के ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेल, ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। एमसीक्यूज आता है ना कि विच आर द फॉलोइंग इज सेड टू बी ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेल। तो ये ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेल कौन सा होगा? क्लोरोप्लास्ट। और सेम बात माइटोकॉन्ड्रिया की भी आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटे क्लासों से लेकर बड़ी क्लासेस तक। कौन सी? कि भाई पावर हाउस ऑफ सेल, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑर्गेनेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग ऑर्गेनेल। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेल। ओके, तो इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गई क्लोरोप्लास्ट की। अब फोटोसिंथेसिस में मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई। अब थैलेकॉइड के बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर हम चलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ। थैलेकॉइड के स्ट्रक्चर, थैलेकॉइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये थैलेकॉइड, थैलेकॉइड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। थैलेकॉइड में ये जो इनर वाला पार्ट है इसे कहेंगे ल्यूमेन, और ये डबल मेम्ब्रेन। थैलेकॉइड लाइट रिएक्शन के लिए होता है, लाइट रिएक्शन थैलेकॉइड के अंदर होगा। ये डबल मेम्ब्रेन में यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है। और ये मैंने आप लोगों को बताया कि थैलेकॉइड्स अगर कंबाइन हो जाएं तो ये क्या बनाएंगे? ग्रेना बनाएंगे, ग्रेनम सिंगुलर। ठीक है, अब यहां पर इस जगह पे फोटोसिस्टम 2 और इस जगह पे फोटोसिस्टम 1, यहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ये आप याद करेंगे कि फोटोसिंथेसिस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां पे होगी? ये होगी थैलेकॉइड के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेस्पिरेशन में भी होती है और फोटोसिंथेसिस में भी होगी। फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, जो किस में होगी? थैलेकॉइड के अंदर होगी। ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट जो है थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बताया, उसमें अब हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में।